हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की शिक्षण विधियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे होता है ना कि गरीबी सभी खुशियों को धीरे धीरे करके निगल जाती है, उसी तरह से जितनी भी आधुनिक शिक्षण विधियां हैं, उन आधुनिक शिक्षण विधियों का के बारे में भारतीय दार्शनिकों ने, भारतीय समाज सुधारकों ने, विचारकों ने बहुत पहले बता दिया था। परंतु जैसे होता है कि भारत का पिछड़ापन, शोषण और गरीबी ने उनके इतिहास को विश्व स्तर पर आने ही नहीं दिया। फिर भी सत्य अपनी जगह समाज में, साहित्य में और संसार में बना ही लेता है। यही कारण है कि दार्शनिक जो मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या किए हैं, वे आज भी किसी न किसी रूप में अपने सत्य के साथ वास्तविक नियमों और व्यवहारों के कारण से आज भी जीवित हैं। उनके शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम लोग इन बातों को देखेंगे। हमने आपको कल बता दिया था पिछले वीडियो में कि रविंद्रनाथ टैगोर जी प्राकृतिक व्यक्तिवादी अवधारणा में विश्वास करते थे। यानी प्रकृति के अंतर्गत व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उसके व्यक्तित्व के विकास करने पर वे ज़्यादा बल देते थे। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्राकृतिक जीवन में व्यक्तित्व के विकास की बात वो करते थे। अर्थात प्रकृति में अगर व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा, अपने ज्ञान का विकास करेगा, अपने व्यवहार का विकास करेगा और प्रकृति के साथ उसका संतुलन और समायोजन दोनों बना रहेगा, जिसके कारण से सामाजिक या आर्थिक या राजनैतिक या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो विचारधारा है प्राकृतिक रूप से व्यक्तिवादी अवधारणा से संबंधित है। अब हम आते हैं इनके शिक्षण विधियाँ के बारे में अध्ययन करते हैं कि वास्तव में शिक्षण विधि कौन से शिक्षण विधि के एक पक्ष में थे। इन्होंने जो शिक्षण विधियों की बात की तो इनको जो शिक्षण विधि है, देखिए इन्होंने स्पष्ट अलग से शिक्षण विधियों की विशेष बात नहीं की, फिर भी इनके जो विचार थे, उनका जो भारतीय विद्यार्थियों को जो सिखाने का जो ढंग था, जो उस पर उनका फोकस था, वो इस प्रकार था। उन्होंने भ्रमण यानी घूमते हुए प्राकृतिक रूप में विभिन्न परिस्थितियों में घूम करके ज्ञान प्राप्त करना, भ्रमण करके, जिसको आज हम लोग पर्यटन कहते हैं कि स्थान स्थान पर जाकर, जैसे भूगोल के विद्यार्थी हैं वे स्थान स्थान पर जा कर के प्रकृति के साथ उनके परिवर्तन, उनके व्यवहार, उनका उपयोग और उनका संरक्षण इत्यादि के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि प्रकृति को अगर विद्यार्थी देखेंगे, घूम करके प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को देखेंगे, तो उससे क्या होगा, वो किसी भी ज्ञान को, किसी भी व्यवहार को आत्मसात कर लेंगे, आत्मसात अपने हृदय में धारण कर लेंगे, उनको भूलेगा नहीं। और यह विधि क्या होगी, सिखाने की सर्वोत्तम विधि होगी। जब व्यक्ति प्रकृति के संग होता है, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक परिवर्तन, प्राकृतिक आवश्यकता, प्राकृतिक योगदान, क्योंकि प्रकृति सब कुछ निस्वार्थ भाव से देती है, तो उनके अंदर प्रकृति को जानने की जिज्ञासा बहुत तेज होगी और उनका अनुभव अस्थायी होगा। और प्रकृति के संग वास्तविकता यानी दर्शन यानी वास्तविकता के साथ वे जीवन व्यतीत कर सकेंगे, वास्तविकता के साथ तालमेल बैठा सकेंगे, प्रकृति के महत्व को, अपने कर्तव्य को, इसको समझ सकेंगे, जान सकेंगे और अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार सार्थक करते हुए, प्रकृति के अनुसार समायोजित स्थापित करते हुए जी सकेंगे। तो इससे होगा क्या कि कभी भी प्राकृतिक रूप से असंतुलन उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए आज की क्या समस्या है कि मानव ने अपने विकास में प्रकृति को किनारे कर दिया है। यही कारण है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिन प्रतिदिन नए नए रूपों में आती जा रही हैं। ये लोग पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए, कितनी व्यापक सोच थी, मनुष्य जीवन को हर तरह से सुखी बनाने के दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। आज विज्ञान ने बहुत कुछ सुख तो दिया, लेकिन बहुत सारा दुख दे दिया है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से असंतुलन उत्पन्न कर दिया है व्यक्तित्व में, व्यवहार में, उपभोग में इत्यादि के मतलब। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भ्रमण का जो उनका दृष्टिकोण था, वह व्यक्ति के लिए कितना सार्थक, यानी वास्तविकता का जीवन जी सके और अपने जीवन को प्रकृति के संग सार्थक करते हुए जी सके, यानी प्रकृति के साथ
प्रकृति के साथ समायोजित, प्रकृति का संरक्षण, उपयोग इत्यादि के साथ वो ज्ञान, व्यवहार इत्यादि सीख सके, इसीलिए इन्होंने भ्रमण शिक्षण विधि पर बल दिया। दूसरा अगर देखें, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि पर भी इन्होंने बल दिया शिक्षण विधि के अंतर्गत। जैसे वाद विवाद आती, जैसे अब बहस करते हैं साधारण से लोग, तो सब लोग अपना अपना तर्क, अपना अपना ज्ञान उपस्थित करते हैं। उसमें बहुत सारी बातें जो नहीं समझ में आती वो भी आ जाती हैं। हम कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है इसका भी पता चल जाता है। प्रश्नों के भी माध्यम से जिज्ञासा प्रकट होती है, प्रश्नों का उत्तर से जानकारी भी मिलती है। इस प्रकार से जो बालकों के स्तर की सभी समस्याओं का एक प्रकार से सामूहिक समाधान मिलता है, सभी समस्याओं का एक सामूहिक समाधान, एक सामूहिक विचार मिलता है, और जिसके कारण से वह उस विषय के अंदर जिज्ञासा, उसकी जानकारी भी बढ़ जाती है, जानने की इच्छा भी बढ़ जाती है। तो जब तक छात्रों में जिज्ञासा ना हो, जानने की इच्छा ना हो, तब तक पढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए इनकी उत्तम विधि, इसलिए ये भी सर्वोत्तम विधि है क्योंकि इन्होंने वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, जानकारी भी उपलब्ध कराना, अपनी समस्याओं को प्रकट करते हुए समस्या का समाधान भी कराना, और सामूहिक रूप से संतुष्ट वाला उत्तर सबको प्राप्त होना, इस विधि से इन्होंने बालकों को पढ़ाने पर बल दिया। तीसरा इन्होंने विधि बताया करके सीखना। ये वाला अब ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, आप लोग मनोविज्ञान में पढ़ते ही हो, करके सीखना। यानी इन्होंने एक बताया कि जब व्यक्ति प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते हुए सीखेगा तो वह अस्थायी होगा, वह जल्दी भूलेगा नहीं, वह अपने गति से सीखेगा, क्योंकि हर आदमी अपने आप में विलक्षण है, इसलिए सीखने की प्रक्रिया भी अलग अलग ही होगी। तो वह अस्थायी सीखेगा और अपने गति के अनुसार सीखेगा, जिसके कारण से उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी अपने अपने गति से होता रहेगा। यानी करके सीखने में व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा विवेकशील, ज़्यादा अनुभवी, ज़्यादा स्वयं का तर्क वाला और ज़्यादा समझदार होता है। यानी सरलता से सीखे हुए ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में उतारने में सफल हो जाता है। ये कब होगा, जब वह करके सीखेगा, यानी कुछ क्रिया के माध्यम से सिखाया जाएगा तब। यह करके सीखने की जो प्रक्रिया है प्राथमिक स्तर पर काफ़ी होती है, उसी तरह से हर स्तर का अपना अपना है। ये कहाँ तक प्रक्रिया सार्थक होगी, कहाँ तक नहीं सार्थक होगी, ये अलग बात है। परंतु जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विचार दिया था, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस संदर्भ में विचार दिया था कि आदमी क्या हो, ज्ञान में उसका आत्मीयता हो, ज्ञान में उसका अपनापन हो, ज्ञान में वह इस प्रकार से धारण किया हो कि उसे विश्वास इत्यादि सब व्यवस्थित हो, संकालु प्रवृत्ति का न हो। इसलिए करके सीखने की जो इन्होंने बताया शिक्षण विधि, यह भी बहुत प्रभावशाली, बहुत ही उत्तम है, जो व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से आत्मविश्वास को जन्म कराती है और आत्मविश्वास के साथ उसे आगे बढ़ाती है। उसी तरह से देखें मातृभाषा का विकास। इन्होंने देखिए आज विश्व में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि दूसरे की भाषा में विकास करो। मातृभाषा इतनी महत्वपूर्ण भाषा होती है जिसमें किसी भी जानकारी को आत्मसात करना, भावनात्मक रूप से ग्रहण करना, उसके विषय में सोच उत्पन्न होना, तर्क करना इत्यादि बातें सहज ही उत्पन्न होती है, जिसके कारण से इसका एक और प्रमाण जान लीजिए, कोई कितना हो दूसरी भाषा को जान जाए, लेकिन मातृभाषा में जो संगीत का उसे आनंद मिलेगा उसको दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये मातृभाषा का जो आधार है शिक्षा का, विश्व के सभी दार्शनिकों ने कहा है कि जो है मातृभाषा का, शिक्षण विधियों में मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। मातृभाषा का प्रयोग अगर होगा तो वह ज्ञान के सभी पहलुओं को भावात्मक, क्रियात्मक, संवेदनात्मक इत्यादि सभी रूपों से वह ग्रहण करने में सफल होगा। और उन्होंने कहा कि जो अन्य संस्कृतियों का ज्ञान है वो भी अपनी मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। अपनी संस्कृति की भाषा को छोड़ करके दूसरी की संस्कृति को पढ़ने के लिए दूसरे संस्कृति की भाषा का प्रयोग करें, ऐसा पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे संस्कृतियों या दूसरे देशों की अगर जानकारियाँ ही हमको एकत्रित करनी है, जानकारी ही लेना है, तो हम अपनी मातृभाषा में ही उसे ज़्यादातर ग्रहण करें, क्योंकि मातृभाषा में हम उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मातृभाषा ज्ञान के लिए अस्थायी होती है। मातृभाषा में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो व्यवहार प्राप्त होता है, वह अस्थायी होता है और प्रभावशाली भी होता है। और मातृभाषा के अंतर्गत भावनात्मक सौंदर्य, क्रियात्मक सौंदर्य और चिंतन का सौंदर्य
और ज्ञान का सौंदर्य, मतलब इस सब की शोभा बढ़ती जाती है, क्योंकि आदमी हर पहलू को भावनाओं से जोड़कर व्यवहार में देख सकता है। इस प्रकार से मातृभाषा शिक्षण की सर्वोत्तम भाषा होगी, इस पर इन्होंने बहुत बल दिया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है खेल द्वारा शिक्षण। खेल द्वारा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर बहुत प्रभावशाली है। आजकल को तो काफ़ी विज्ञान के माध्यम से प्रयोग आ चुके हैं। नाम कमाया विदेशियों ने, लेकिन आधार दिया भारतीयों ने, पहले का ही दे चुके हैं। तो खेल शिक्षण के माध्यम से, यानी बालक को खेल के माध्यम से सिखाना, जैसे खेल के माध्यम से अनुशासन सिखाना, संगत में रहना सिखाना, एक दूसरे की इज्जत करना, न्याय, खेल में बेईमानी होगी तो खेल नहीं चलेगा, न्याय होना, समूह में रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेल के माध्यम से समानता सिखाई जाती है। तो प्रारंभ इसमें होता क्या है, खेल में मनोरंजन भी हो जाता है, ज्ञान, कला, व्यवहार, क्रिया इत्यादि बहुत सारे बालक सीख लेते हैं। बहुत सारी गतिविधियां बालक अनायास रूप से ही सीख लेता है। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खेल शिक्षण को भी अत्यधिक बढ़ावा दिया और अत्यधिक महत्व भी दिया। इन्होंने कहा कि जितना हो सके खेल को मनोरंजन के माध्यम से प्रयोग करते हुए ज्ञान और व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से भी बालकों को परिचित कराया जा सकता है, उन्हें सिखाया जा सकता है, उनके शारीरिक कौशल, कला इत्यादि का विकास भी किया जा सकता है, इत्यादि पर इन्होंने बल दिया। यानी खेल शिक्षण भी इनके शिक्षण विधियों की प्रमुख आधार रही है। इन्होंने जो छठा है अनुभव से शिक्षा। अनुभव से शिक्षा इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति, हर आदमी अपनी अपनी विलक्षणता को लिए हुए है, हर आदमी की अपनी अपनी आवश्यकता भी है, हर विद्यार्थी की अपनी अपनी मानसिक रुचि, ध्यान इत्यादि अलग अलग है। इसलिए व्यक्ति को अनुभव के द्वारा भी सीखना चाहिए, लेकिन यह अनुभव प्रकृति में यानी संसार में स्वतंत्र रूप से हो उसका अनुभव, और उस स्वतंत्र रूप से अनुभव के साथ वह ज्ञान, विवेक, व्यवहार सीखने का भी प्रयत्न करे, ज्ञान ग्रहण करने का भी प्रयत्न करे। यानी वो एक प्रकार से व्यवहार केंद्रित ज्ञान पर इन्होंने बल दिया। यानी व्यक्ति जो है अनुभव केंद्रित ज्ञान जिसे हम कहें, व्यवहार केंद्रित ज्ञान कहें, व्यवहार केंद्रित कला कहें। जैसे होता है, आप लोग बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे, कोई व्यक्ति अपने अनुभव से, अपनी अलग से, कहीं नहीं सीखा है संगीत बहुत अच्छी आती है, कहीं नहीं सीखा है वह किसी बात को समझाना अच्छा आता है, नहीं पढ़ा है तो भी वह सामाजिक नेतृत्व कर लेता है। तो इस प्रकार से अनुभव के आधार पर जो उसकी विलक्षणता है उसको वह बढ़ा सके, उसका वह प्रयोग कर सके और अनुभव के आधार पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सके, प्राकृतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, इसको भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनुभव केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया है, ताकि बालक को विकास करने के लिए जितनी भी संभावनाएं शिक्षण के अंतर्गत हो सकती हैं, उन सभी शिक्षण गतिविधियों को उन्होंने अपनी शिक्षण विधि में शामिल किया है और साथ ही बताया है। इस प्रकार से अगर इन पूरे शिक्षण विधियों को हम लोग अगर देखें तो प्रकृति के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ विभिन्न शिक्षण विधियों का इस प्रकार इन्होंने विकास किया है जो व्यक्तित्व के हर पहलू को, व्यक्ति के हर ज्ञान के पहलू को विकास करने में मदद मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की शिक्षण विधि कितनी सूक्ष्म, कितनी व्यापक, कितनी व्यवस्थित, कितनी समायोजित और कितनी प्रकृति और व्यक्ति के अंदर संतुलन को स्थापित करने वाली है। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।